हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीगल मेथड्स इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर प्रोसेस इन इंडिया। अब ये क्या चीज है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंडिया, और लीगल मेथड्स क्या है। लीगल मेथड्स के अंदर ये चीज कवर है, जुडिशियल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंडिया। मैं तुम्हें समझाता हूं ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। और आज की इंडस्ट्री के अंदर ना, आजकल के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मतलब क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पहले तो हम बात करते हैं, अगर हमारे इंडिया में कोई भी डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज के बीच में, मान लो ए और बी है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो नॉर्मली एक बंदा कहां जाता है, पहले तो आसपास पुलिस स्टेशन में जाएगा। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा। तो नॉर्मल बंदा कहां जाता है, जुडिशियल बॉडीज के पास, कोर्ट कचहरी। जुडिशियल बॉडीज का मतलब क्या होता है, कोर्ट्स। अब हमारे इंडिया में जो जुडिशियल बॉडीज का सिस्टम है वो कैसे है, हमारे इंडिया में सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, उससे नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, एंड उससे नीचे दो तरीके के कोर्ट होते हैं। एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एक होते हैं सेशन कोर्ट्स। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि नॉर्मली अगर दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो सबसे पहले वो लोअर लेवल कोर्ट में जाता है। और लोअर लेवल में कोर्ट में कौन से होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह और सेशन कोर्ट्स वगैरह। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से केस जाएंगे और सेशन कोर्ट में कौन से केस जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं सिविल केसेस एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर जाते हैं क्रिमिनल केसेस। और आई होप आपको सिविल केस और क्रिमिनल केस में फर्क पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको वैसे बता देता हूं, मैंने वैसे पहले किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं बहुत बार जिक्र करी है चीजें। इवन जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है जिसमें मैं तुम्हारे कोर्स के बारे में बता रहा हूं, तो मैंने उसमें भी बात बताई है। लेकिन स्टिल मैं 2 मिनट लगाकर समअप कर देता हूं, 2-4 मिनट लगाकर। सिविल केसेस कहां क्या होते हैं, अगर आपका किसी से कोई डिस्प्यूट हुआ है और आपका मेन एम सामने वाले से खाली कंपनसेशन लेना है, उसको पनिशमेंट दिलवाना नहीं है, तो सिविल केस के अंदर आएगा। वो किस में आएगा, सिविल केस में। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो मेरे को 100 शर्ट्स बनाकर देगा, और मान लो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी। अब मेरे को यह था कि 1 लाख रुपए का माल रेडी होकर आएगा तो मैं उसको बेचूंगा 1,20,000 में, मेरे को 20,000 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जिस बंदे से मेरी डील हुई थी माल बनाने के लिए, उसने मेरे को टाइमली माल बनाकर दिया ही नहीं। अब उसने मेरे को टाइमली माल बनाकर दिया ही नहीं तो मैं टाइमली सप्लाई ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब ऐसे केस में 1 लाख रुपए जो मैंने उसको दिए हुए थे माल बनाने के, मैं वो तो वापस लूंगा, प्लस जो 20,000 रुपए का उसने मेरा नुकसान करवाया, जो मेरे को प्रॉफिट हो सकता था लेकिन उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी भरपाई और लूंगा। तो इसका मतलब मेरा यहां पे मेन एम उस बंदे को जेल पहुंचाना नहीं है। मेरा मेन एम बस ये है कि भाई इसके चक्कर में मेरा नुकसान हुआ है, जितने का नुकसान हुआ मेरी उतने की भरपाई कर दे, बात खत्म। तो इसका मतलब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है सामने वाले ने अपना, और उसके लिए इंडिया में कौन सा लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो वाला जो लॉ है वो कौन सा लॉ है, सिविल लॉ के अंदर आता है। तो इसका मतलब, और उसने क्योंकि मेरे को गुड्स सप्लाई करने थे, तो गुड्स खरीदना बेचना इंडिया में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगता है साथ में, तो उसने उसके प्रोविजन भी तोड़े हैं, तो साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा। तो ले दे के समझने वाली चीज ये है कि सिविल केसेस के अंदर आपका मेन एम सामने वाले को जेल भिजवाना, पनिशमेंट दिलवाना नहीं है। आपका मेन एम खाली इतना है कि उसने जो आपका नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई आपको मिल जाए, और आप उस चीज के लिए केस कर रहे हो, दैट इज सिविल केस। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल केस क्या होता है, मान लो किसी ने आपके दोस्त का मर्डर कर दिया, और जिसने मर्डर करा आपने उसको मर्डर करते हुए देख लिया है, और आप उस केस के आई विटनेस हो, तो आप क्या चाहोगे, अब आप ये चाहोगे कोर्ट में जाकर ये बोलोगे, या उस बंदे को जाकर ये बोलोगे कि सर इसने मेरे दोस्त को मारा है, मेरे को 5 लाख रुपए दे। कोर्ट में जाकर ये बोलोगे इसने मेरे दोस्त को मारा है, मेरे को 5 लाख रुपए दिलवाओ। आपका मेन एम वहां पे पैसे लेना नहीं है। आपका मेन एम क्या है कि इसने आपके दोस्त को मारा है तो इसको भी सजा मिलनी चाहिए, इसको भी भगवान करके, मतलब आप ये क्या होगे, आप क्या कहोगे कि सर, जज को क्या बोलोगे कि भगवान करे इसको भी, सर इसने मेरे दोस्त को मारा है, इसको भी जेल में डाला जाए, इसको भी फांसी दी जाए। इसका मतलब वहां पे आपका मेन एम सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना है। वहां पे आपका मेन एम क्या है, सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना। किसी ने आपके घर में चोरी करी है, डाका डाला है,
कोई रेप केस हो गया, कुछ गलत हो गया, तो ऐसे केस में आप क्या चाहोगे? ऐसे केस में आप ये चाहोगे कि जिस बंदे ने गलत काम करा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको जेल में डलवाना चाहिए, उसके साथ भी वही गलत होना चाहिए जो उसने हमारे साथ करा है। तो ऐसे केस में आप खाली कंपनसेशन लेने से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको उसको पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। तो अगर कोई ऐसे केस है जहां पे आप खाली पैसे लेकर सेटिस्फाइड हो, आप कंपनसेशन लेकर सेटिस्फाइड हो, आप खाली कंपनसेशन लेना चाहते हो, सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना नहीं चाहते, ऐसे केसेस के लिए हर केसेस को हम बोलते हैं सिविल केसेस। इनको हम हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक मामले। और जिन केसेस में आप सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, आप पनिशमेंट के बिना सेटिस्फाइड होगे ही नहीं, क्योंकि उसने आपके साथ गलत करा, आप चाहते हो उसके साथ भी वही गलत चीज हो, तो उस केसेस में आप उसके लिए कोर्ट में गए हो, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। हिंदी में इनको बोलते हैं दांडिक मामले, जहां पे दंड दिया जाता है। तो इंडिया में अगर आप सिविल केस करोगे तो केस कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट टाइम। और अगर आप क्रिमिनल केस करोगे तो केस कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में। और ज्यादातर ना इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट ना एक साथ ही होते हैं। मैं तुम्हें एक लॉजिकली बताता हूं, जैसे दिल्ली के मैं हिसाब से बात करूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जनरली क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट 99% कंबाइन होते हैं। कंबाइन का मतलब कैसे होता है? जैसे तुम मूवीज में देखते हो ना कि एक बहुत बड़ा कटघड़ा बना हुआ है, सामने जज बैठा हुआ है, 2 कटघड़े बने हुए हैं, लोग आते हैं जाते हैं, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उस केस को देख रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट्स इतने बड़े नहीं होते, बहुत सारे कोर्ट तो एक छोटे छोटे कमरे जितने होते हैं, और बहुत सारे थोड़े बड़े होते भी हैं। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे मान लो दिल्ली में 30 यारी कोर्ट है, कड़कड़ुमा कोर्ट है दिल्ली के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन, इनके ऊपर लिखा हुआ है, इनके बाहरी बोर्ड पे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। तो इसमें मान लो इस 30 यारी कोर्ट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लो उसमें 100 कमरे हैं, तो ऐसा होगा कि मान लो 100 में से 50-60 कमरे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होंगे, और 40-50 कमरे किसके होंगे? सेशन कोर्ट के होंगे। तो हर एक कमरा अपने आप में एक कोर्ट होता है, और हर एक कमरे के अंदर एक एक जज बैठा होता है जो वो वाले मैटर देख रहा है। मान लो कोई जज रेप के मैटर देख रहा है, मान लो कोई जज चेक बाउंसिंग के मैटर देख रहा है, मान लो कोई जज रेंट रिलेटेड मैटर्स देख रहा है, मान लो कोई जज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल केसेस देख रहा है, तो और मान लो कोई जज डिवोर्स रिलेटेड मैटर्स देख रहा है, मान लो कोई जज फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर देख रहा है। तो अलग अलग जजेस अलग अलग मैटर्स देखते हैं। तो जो जजेस क्रिमिनल केसेस वाले मैटर देख रहे हैं वो सेशन कोर्ट के अंदर आ जाएंगे, जो सिविल केसेस वाले मैटर देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। ये फर्क होता है। तो बिल्डिंग बाहर से सेम होती है, अंदर जितने कमरे बने होते हैं वो उतने कोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले लोअर लेवल पे केस कहां जाता है? इधर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, भले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो या सेशन कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अपील जाती है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक होता है। हाई कोर्ट जनरली स्टेट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जनरली स्टेट के अंदर 6 होते हैं, जनरली 6, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया का एक ही है। और अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट पे। तो इसका मतलब अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि नॉर्मली अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो वो केस कहां लेकर जाते हैं? जुडिशियल बॉडीज के पास लेकर जाते हैं। और जुडिशियल बॉडीज इंडिया में इस लेवल से डिवाइड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। नॉर्मली केस यहां जाता है, और इसीलिए हम जुडिशियल बॉडीज को बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज। अच्छा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है उसको रिजोल्व कौन करवा रहे हैं? ये कोर्ट्स रिजोल्व करवा रहे हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या? रिजोल्व करवाना, आपकी प्रॉब्लम का समाधान करवाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। तो हमारे इंडिया में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराने के लिए कोर्ट्स बने हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज। ये तो हो गया नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज जो इंडिया में शुरू से चलता आ रहा है। अब जो तुम्हारे को आजकल इंडिया में नया पॉपुलर टर्म चल रहा है, अब से नहीं, ये भी पहले भी होते थे लेकिन पॉपुलर अब ज्यादा हुए हैं, चलते थे बहुत शुरुआती दौर से आ रहे हैं। इनका नाम है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एडीआर मेथड्स। और मेनली ये 4 तरीके के होते हैं। मेनली ये 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर्बिट्रेशन, ये क्या होता है भी समझाता हूं। एक होता है मीडिएशन, एक होता है नेगोशिएशन, एंड एक होता है कंसिलेशन। चारों में क्या फर्क होता है भी समझाऊंगा। पहले आप हेडिंग समझो। हेडिंग समझो। हेडिंग क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। अच्छा, नॉर्मली इंडिया में डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के कौन से मेथड है? कोर्ट्स।
नॉर्मली अगर इंडिया में अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है और आप उस मेथड को, अगर आप अपने डिस्प्यूट को सेटल करवाना चाहते हो, दोनों पार्टीज आपस में अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहते हो, वो कहां जाएंगी? कोर्ट्स के पास जाएंगी। यहां पे हेडिंग क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। मतलब अगर आप कोर्ट में ना जाकर कहीं और जाना चाहते हो तो कहीं और भी जा सकते हो, उसके लिए आपके पास ये चार रास्ते हैं। उसके लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? ये चार रास्ते। इसीलिए इनको हेडिंग क्या दिया है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट। अच्छा, हम कहते हैं ना, हम किसी की दुकान पे कोई चीज, मानो कोक की बोतल लेने गए, तो हमने कहा भैया कोक की बोतल है, उन्होंने कहा नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप पेप्सी दे दो। इसका मतलब क्या? वो ऑल्टरनेटिव ले लिया मैंने, उसकी जगह पे वो नहीं तो वो सही। तो सेम यहां पे ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि नॉर्मली डिस्प्यूट कहां जाएगा? कोर्ट में। लेकिन अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते और आप कहीं और से अपना, क्योंकि कोर्ट में जाने लोग क्यों नहीं जाना चाहते इंडिया में कोर्ट में? दो रीजन है। एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। आपको पता है इंडिया में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है, कई कई साल लग जाते हैं डिस्प्यूट को सेटल होने में। कितने केसेस तो ऐसे होते हैं, अगर प्रॉपर्टी के केस देखोगे तो 12 साल, 15 साल, 18 साल तक कोर्ट में चलते हैं, जब तक जजमेंट आती है। जो लोग केस लड़ रहे थे उसमें से पता चलता है कि जिसको अल्टीमेटली उस केस से फायदा होना था, वो बुजुर्ग बंदा ही मर गया। मान लो दो बड़े बुजुर्गों के बीच में लड़ाई थी, जब तक जजमेंट आई तब तक वो बंदा ही खड़क गया। तो इंडिया में कोर्ट कचहरी का सिस्टम बहुत बुरा है, मतलब क्योंकि इसका रीजन बहुत सिंपल है, कोर्ट्स कम है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है। तो उस चक्कर में कोर्ट ज्यादा बनाए भी नहीं जा पा रहे, और जितने कोर्ट्स हैं उसकी वजह से केस जल्दी रिजॉल्व हो नहीं पाते, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, तो टाइम लंबा खिंचता है। और जब टाइम लंबा खिंच रहा है तो वकील भी ज्यादा पैसा लेता है, हर पेशी में वकील पैसा लेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा है और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए इंडिया में नए मेथड्स लाए गए, जिनका नाम था क्या? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। कि अगर आप कोर्ट में ना जाकर इन मेथड से अपने केस को रिजॉल्व करवाना चाहते हो, तो इन मेथड से भी अपने केस को रिजॉल्व करवा सकते हो। इसलिए इसको नाम क्या दिया? ऑल्टरनेटिव। वो नहीं तो ये सही। और वो चार मेथड है। तो अगर तो कोई तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछ ले कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, तो उसकी एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं तुम्हारे को। मैंने कहीं पे लिखी थी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं लिखवाता हूं। एक रुको। तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछ ले ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, एक लाइन में डेफिनेशन बता दो। तुम्हारी बुक में तो बड़ी अजीब सी लिखी हुई है, सिंपल लिखवा रहा हूं। लिखो, लिखो, इट इज अ सिस्टम। इट इज अ, एक, तुमसे कोई पूछ ले, वो मैंने माइक नहीं लगाया था ना, अगर मेरी बात मिस हो गई हो, तुमसे कोई पूछ ले कि एडीआर की शॉर्ट में अगर आप डेफिनेशन डिफाइन करना चाहो कि एडीआर क्या है, तो आप लिखो क्या होता है एडीआर? इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव मेथड्स, ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू कोर्ट मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। बस एक लाइन में तुमको लिखवा दिया। तो तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे कि एडीआर क्या है, तो सर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक सिस्टम है जो कि इट इज सिस्टम विच प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू कोर्ट मेथड्स। मतलब कोर्ट में ना जाकर अगर आप किसी दूसरे तरीके से अपने केस को सेटल करवाना चाहते हो, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना चाहते हो, तो आप इन चार तरीके में फॉलो कर सकते हो। ऑल्टर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन। आपके पास ये चार रास्ते हैं और आप अपने केस को सेटल करवा सकते हो। अब इन चारों में हम कब आएंगे और इनके पास आने का क्या फायदा है और इन चारों में फर्क क्या है, क्या क्या ये मेथड है, अब हम इनके बारे में वन बाय वन समझते हैं। लेकिन अब हमारे को एडीआर जो हेडिंग है वो समझ आ गई क्या है, और उसके अंदर एडीआर को अगर आप ऑल्टरनेटिवली अगर कोर्ट में ना जाकर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना चाहते हो, तो मेनली कितने मेथड से करा सकते हो? चार, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन। अब ये चारों क्या होते हैं, इनको वन बाय वन समझते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पहला मेथड समझने से। पहला मेथड है आर्बिट्रेशन। अब ये आर्बिट्रेशन क्या होता है? जैसे इंडिया में दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो केस कहां जाता है? कोर्ट में। तो पहले ऐसे ही समझते हैं, पहले आर्बिट्रेशन को समझेंगे। हमारे इंडिया में ना आर्बिट्रेशन सेल्स बने हुए हैं।
इंडिया में क्या बने हुए हैं? आर्बिट्रेशन सेल बने हुए हैं। अगर मैं तुम्हारे से दिल्ली के अंदर बात करूं, दिल्ली के अंदर अगर मैं तुम्हारे से आर्बिट्रेशन सेल की बात करूं तो हाई कोर्ट के अंदर ही बना हुआ है। दिल्ली वाला जो है आर्बिट्रेशन सेल वो दिल्ली हाई कोर्ट के बराबर में ही बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के बराबर में ही आर्बिट्रेशन सेल बना हुआ है। जैसे दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो केस कहां जाता है? कोर्ट में, और जज उस मैटर को डिसाइड करता है। सेम ऐसे ही अगर दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, अगर वो केस को कोर्ट में ना ले जाकर आर्बिट्रेशन सेल में लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। और यहां जो बंदा आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाएगा उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। अच्छा, इंडिया में बाय क्वालिफिकेशन आर्बिट्रेटर्स या तो एडवोकेट्स होते हैं। आप एडवोकेट, आप पे एलएलबी की डिग्री है प्लस आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो। या आप सीएस हो, सीएस को भी आर्बिट्रेटर बनना अलाउड है और आप पे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो। सीए को भी अलाउ कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जो इंडिया में आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपके पास प्रोफेशनल डिग्री प्लस कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो। अब एक डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करवाएगा जरा सुनना। मान लो ए और एक चीज और याद रखना, आर्बिट्रेटर इंडिया के अंदर हमेशा ऑड नंबर में अपॉइंट होते हैं, इवन में अपॉइंट नहीं होते। ऑड नंबर में अपॉइंट होते हैं, इवन में अपॉइंट नहीं होते। अब ऑड नंबर में अपॉइंट क्या होते हैं और इवन में क्या अपॉइंट नहीं होते, ऑड और इवन का क्या चक्कर है वो भी समझाता हूं। जैसे मान लो ए और बी हैं, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लो ए सेलर है और बी बायर है और इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो अब इन दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो इन दोनों के दिमाग में क्या आ रहा है कि अब एक काम करते हैं भाई, कोर्ट में चलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और दोनों एक दूसरे की बात को मान नहीं रहे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो इस सेलर ने 100 शर्ट सप्लाई करनी थी। एग्जांपल लेके बात करते हैं, इस सेलर ने 100 शर्ट सप्लाई करनी थी जिनकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, और बायर ने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दी हुई थी। बायर ने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दी हुई थी। अच्छा, बायर ने क्या कर रखा था? बायर को यह लगा कि भाई सेलर जैसे ही माल बनाएगा तो वो मेरे को जैसे ही भेजेगा मैं इस माल को आगे बेच दूंगा। बायर ने आगे लोगों से डीलिंग करी हुई थी, लेकिन सेलर ने क्या करा? माल सप्लाई करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से बायर आगे वाले लोगों को माल सप्लाई नहीं कर पाया। और बायर को, उसकी वजह से बायर को यह था मन में कि 1 लाख का माल रेडी होकर आएगा, मैं 1,20,000 का बेचूंगा। बायर का 20,000 का प्रॉफिट था। अब सेलर ने माल सप्लाई करने को मना कर दिया। अब बायर कह रहा है तेरी वजह से मेरे को नुकसान हो गया, मेरे पैसे वापस कर प्लस मेरे को डैमेजेस दे, कंपनसेशन दे। तो सेलर कहता है भाई तूने 1 लाख रुपए दिए थे, मैं तेरे को माल तो सप्लाई नहीं कर पाया, तो अपने 1 लाख वापस ले ले, लेकिन ऊपर का कोई पैसा नहीं दूंगा। बायर कहता है तेरे चक्कर में मैं आगे वाले लोगों को सप्लाई नहीं कर पाया, मेरा 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, वो तो तेरे को देने पड़ेंगे अलग से, वो नहीं दे रहा। तो अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? एक रास्ता तो आपके पास ये है कि आप कोर्ट में चले जाओ, दूसरा रास्ता है कि आप कोर्ट में ना जाओ, आप क्या करो? आर्बिट्रेशन में चले जाओ। तो आर्बिट्रेशन में जब आप जाओगे तो वहां पे एक बंदा होगा जिसका नाम होगा आर्बिट्रेटर, ये आपका केस देखेगा। तो जैसे मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है और ए कोर्ट में गया, सॉरी आर्बिट्रेशन में गया, तो वहां पे मान लो इनका जो दोनों के केस को देख रहा है, मान लो वो बंदे का नाम है मिस्टर एक्स, तो इसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर। जैसे कोर्ट में जज होता है ऐसे यहां पे आर्बिट्रेटर होता है। ये आप दोनों पक्षों की बात को सुनेगा, आप दोनों की बात सुनने के बाद क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा, जजमेंट पास कर देगा। अच्छा, जैसे जो कोर्ट से जब ऑर्डर जजमेंट आती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जब कोर्ट जजमेंट पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जब यहां पे आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन देगा, जजमेंट देगा या जो अपना डिसीजन पास करेगा, उसको हम बोलते हैं अवार्ड। तो हम ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज अवार्ड। तो तुमसे कोई बोले व्हाट इज अवार्ड, तो आप ऐसे कह सकते हो डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया है, या गिवन की जगह टेकन लिखो, डिसीजन टेकन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन लिया है उसे हम अवार्ड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। जैसे कोर्ट से जब डिसीजन आता है तो उसे हम जजमेंट बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर जब डिसीजन देता है दोनों पार्टी का डिस्प्यूट सेटल करवाने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। अच्छा, इसका मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर ने डिसाइड कर दिया, और जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करने के बाद, जैसे मान लो आर्बिट्रेटर ने बी के फेवर में डिसीजन दे दिया,
तो जो डिसीजन उसने बी के फेवर में दिया है उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवार्ड। यहां पे अवार्ड वर्ड क्यों लिखा, ऑर्डर वर्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ताकि थोड़ा सा कोर्ट वाले प्रोसेस से थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि ये कोर्ट से डिसीजन पास नहीं हुआ ना, डिसीजन आर्बिट्रेशन सेल से पास हुआ है, तो थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए कि कोर्ट से पास नहीं हुआ, ये आर्बिट्रेशन से पास हुआ, तो इसको नाम हम ऑर्डर नहीं बोलते, इसे हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। और मैंने अब एक बात और बोली कि आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में पॉइंट होता है, इवन में पॉइंट नहीं होता। तब इसका चक्कर क्या है, जरा सुनना बड़े ध्यान से। जैसे मान लो अभी मैंने बताया ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ और इन लोगों ने अपने डिसीजन को डिसाइड करने के लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, मिस्टर एक्स, जो इन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा एक्स। अच्छा, आर्बिट्रेटर कितने अपॉइंट करे इन्होंने, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, और एक नंबर क्या होता है, ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है। इवन तो क्या होते हैं, जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ये एक डिविजिबल बाय 2 तो है नहीं, तो ये ऑड नंबर हो गया। लेकिन ऑन द अदर एंड ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो ए और बी है, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। अच्छा, और ए को ना डाउट हो रहा है, ए को ये लग रहा है कि यार मैं एक्स वाले आर्बिटर को अपॉइंट नहीं करूंगा, ये जो एक्स है ना, ये ना बी की ज्यादा सुनेगा, मेरी नहीं सुनेगा। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि दो बंदों के बीच डिस्प्यूट है, उन्होंने एक आर्बिटर को अपॉइंट करा, उसने डिसीजन दे दिया। यहां पे ए को ये लग रहा है कि अगर मैं एक आर्बिटर अपॉइंट करूंगा ना, उसको ये लग रहा है वो बिक ना जाए, वो इसकी ना सुन ले। तो यहां पे ए कह रहा है जी मैं तो अपना आर्बिटर अपॉइंट करूंगा अलग से, मिस्टर ए, मिस्टर पी, और बी कह रहा है मैं तो अपना आर्बिटर अपॉइंट करूंगा मिस्टर क्यू। तो यहां पे दोनों ने अपना अपना आर्बिटर अपॉइंट करा है। अब एक बात बताओ, अगर दोनों ने अपना अपना आर्बिटर अपॉइंट करा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका वाला आर्बिट्रेटर इसका फेवर लेगा और इसका वाला आर्बिट्रेटर इसका फेवर लेगा। तो यहां पे हो गया ये आर्बिट्रेटर 1 और यहां पे हो गया आर्बिट्रेटर 2। अब ये दो आर्बिटर हो गए तो इवन नंबर हो गया। मगर एक बात बताओ, अगर दोनों बंदे अपना अपना आर्बिटर अपॉइंट कर लेंगे तो दोनों फिर अपने अपने की सुनेंगे, फिर तो डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो फिर ये दोनों आर्बिटर मिलकर क्या करते हैं, एक अलग से नया आर्बिटर अपॉइंट करते हैं। मान लो इन दोनों ने पी की और क्यू ने मिलकर एक नया आर्बिटर अपॉइंट करा, मिस्टर आर। ये हो गया आर्बिट्रेटर 3। इस केस के अंदर इसको हम बोलेंगे प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। क्या बोलेंगे, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। तो अब ये इसका क्या काम होगा, अच्छा इस प्रिजाइडिंग आर्बिटर को कौन अपॉइंट कर रहा है, जो दोनों आर्बिटर अपने अपनी पार्टी से अपॉइंट कर रहे हैं, दोनों आर्बिटर मिलकर एक नया आर्बिटर अपॉइंट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। अच्छा, तो टोटल आर्बिटर कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 नंबर वापस क्या होता है, ऑड। तो इसका मतलब आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में पॉइंट होते हैं, इवन में पॉइंट नहीं होते। जैसे या तो एक आर्बिटर पॉइंट करो या 3 आर्बिटर पॉइंट करो, 2-4 आर्बिटर पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसका वाला आर्बिटर हमेशा किस नंबर में पॉइंट होते हैं, इवन, सॉरी ऑड नंबर में पॉइंट होते हैं, इवन में पॉइंट नहीं होते। तो इसका आर्बिट्रेटर का काम क्या होता है, समझ आ गया। जैसे आप कोर्ट में जाते हो, सेम आप आर्बिट्रेशन में केस लेकर जा सकते हो। बच्चा बोलता है कि सर आर्बिट्रेशन में केस लेने का फायदा क्या होता है, कोर्ट में कैसे क्या होता है, कोर्ट में अगर एक बार केस चला गया तो आपको पता है कई कई साल तक चलता है। अगर आप कोर्ट में केस को लेकर जाते हो, कोर्ट केस होता है तो नॉर्मली वो 4 से लेकर 8 साल तक कोर्ट में चलता ही रहता है, मिनिमम है, चलता ही है। लेकिन अगर आप आर्बिट्रेटर पे केस लेकर जाओगे, आर्बिट्रेटर पर केस लेकर जाओगे तो आपका केस 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर सॉल्व हो जाएगा। 6 महीने से 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सर इसका मतलब अगर इतना ही बढ़िया है आर्बिट्रेटर, तो इंडिया में फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, सारे केस को आर्बिट्रेटर पे लेके जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि आर्बिट्रेटर्स इंडिया में ओनली सिविल केस देखते हैं। आर्बिट्रेटर्स इंडिया के अंदर ओनली सिविल केसेस देखते हैं, इनको क्रिमिनल केसेस देखना अलाउड नहीं है, पहली बात। और सिविल में भी सारे नहीं देखते, ओनली सर्टेन सिविल केसेस देखते हैं। सिर्फ कुछ सिविल केसेस हैं जो कि बताए गए हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, सिर्फ ये वो देखते हैं, सारे नहीं देखते। तो आर्बिट्रेटर्स को इंडिया के अंदर सारे सिविल केसेस देखना अलाउड नहीं है, कुछ देखना अलाउड है, और क्रिमिनल केस तो ये लोग देख ही नहीं सकते। और सिविल केस और क्रिमिनल केस में फर्क क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जैसे इसका अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का मर्डर कर दिया, अब वो जाकर कोर्ट में नहीं बोलेगा हो सर मैंने मर्डर कर दिया है, वो आर्बिट्रेशन में जाकर ये नहीं बोलेगा मेरे केस को सेटल कर दो 6 महीने में। अगर मर्डर का केस है, क्रिमिनल केस है, तो वो आर्बिट्रेशन सेल में सॉल्व नहीं होता, वो केस कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो आपको आई होप आर्बिट्रेशन में केस कब जाएगा ये समझ आ गया। तो आर्बिट्रेशन वर्क कैसे करता है ये समझ आ गया। तो इंडिया में आर्बिट्रेटर पे अगर केस लेकर जाना है तो इंडिया में आर्बिट्रेशन सेल बने हुए हैं। आर्बिट्रेटर हमेशा इंडिया में ऑड नंबर में पॉइंट होंगे, इवन में पॉइंट नहीं होंगे। जो डिसीजन आर्बिट्रेटर देगा उसे हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। ये भी आपको बात समझ आ गई। आर्बिट्रेशन में लोग केस क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केस 6 महीने से 1 साल में सॉल्व हो जाता है, लेकिन नॉर्मली कोर्ट में केस सालों साल चलता रहता है। तो ये एक डिफरेंस है कि लोग आर्बिट्रेशन में केस लेकर जाते हैं, ये फायदा है। अच्छा, एक चीज और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप आर्बिट्रेटर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वापस कोर्ट में जा सकते हो अपील करने। मान लो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया,
मान लो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया, कहां गए बात, ये कहां गई, अभी हम बता रहे थे ना आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा उसे हम अवार्ड बोलते हैं, ये रहा। मान लो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया, अगर आप इस अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसका मतलब नॉर्मली तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं जाती, नॉर्मली तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट टाइम केस ही जाता है, लेकिन अगर आर्बिट्रेटर पे केस लेकर गए जरा वहां सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, लेकर जा सकते हो, अपनी बात को कोर्ट में लेकर जा सकते हो। तो अगर आप आर्बिट्रेटर के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो। तो आई होप आपको पहला मेथड समझ आ गया होगा, आर्बिट्रेशन। अब आता है मीडिएशन, ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है। और आर्बिट्रेशन मीडिएशन में क्या फर्क होता है ये समझाऊंगा। मेथड मीडिएशन, हमारे इंडिया में ना, जैसे देखो दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो जो बंदा डिस्प्यूट को सॉल्व करवाता है, तो अच्छा केस का अगर आर्बिट्रेशन लेके जाना है तो जिस जगह केस जाता है हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन सेल, और जो बंदा केस को रिजॉल्व करवा रहा होता है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो सेम हमारे इंडिया में मीडिएशन के केसेस के अंदर, अगर आप मीडिएशन में केस लेकर जाना चाहते हो तो हमारे इंडिया में बने हुए हैं मीडिएशन सेल। एंड जो बंदा इस मीडिएशन सेल के अंदर आपके केस को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं मीडिएटर। उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिएटर। क्या बोलते हैं, मीडिएटर। अब तुम समझना ये मीडिएशन सेल कैसे वर्क करता है। अच्छा इंडिया से मैंने तुम्हारे को बताया आर्बिट्रेशन सेल दिल्ली में हाई कोर्ट के पास बना हुआ है। ये जो मीडिएशन सेल है ना, ये तो तुम्हारे को हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटैच होते हैं। ये मीडिएशन सेल आपको एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ अटैच दिखेंगे। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ क्या दिखेंगे, कोर्ट के साथ अटैच्ड विद एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे लिख दो। जनरली ये हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ अटैच होते हैं। मतलब आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे ना, दिल्ली के अंदर तीसियारी कोर्ट है, कड़कड़ुमा कोर्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मीडिएशन सेल पहले से बने हुए हैं, मीडिएशन सेल पहले से ही बने हुए हैं, अंदर ही बने हुए हैं, जनरली अटैच्ड विद। और मैं तो खुद गया हूं मीडिएशन सेल में, हमारा डिस्प्यूट हो गया था, एक बताता हूं कैसे वर्क करता है विद एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पे कैसे होता है मैं तो बताता हूं। बहुत पहले की बात है, हमारा ना चेक बाउंसिंग का केस था। किसी बंदे को का हमने पेमेंट लेनी थी किसी बंदे से, और वो हमारी पेमेंट नहीं दे रहा था। हमने चेक प्रेजेंट करा, चेक हो गया बाउंस, मतलब चेक क्लियर नहीं, मतलब सामने वाले ने हमारा पैसा मार लिया। अब हम कोर्ट में केस करने गए, तो कोर्ट में हमारे को जज ने बोला कि आप इस केस को कोर्ट में, अच्छा उसके लिए ना, अगर इंडिया में चेक बाउंसिंग के केस के लिए एक सेक्शन लगता है 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंडिया में एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका सेक्शन नंबर 138 लगता है, एक्ट 1881, उसका सेक्शन नंबर 138 लगता है चेक बाउंसिंग के केस में। तो हमने उस बंदे के ऊपर जिसने हमारा चेक बाउंस करा था, पेमेंट क्लियर नहीं करी थी, हमने उसके ऊपर केस कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 138 में। अब हमारे को पता था कि नॉर्मली चेक बाउंसिंग का केस 4-5 साल चलता है, तो हमारे को जज ने मौका दिया था। क्या मौका दिया था कि सर आप इस केस को कोर्ट में ही चलवाना चाहते हो, या आप जाकर पहले कोशिश कर लो कि आप इसको मीडिएशन में सेटल करवा लो। अगर मीडिएशन में सेटल हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर मीडिएशन में सेटल नहीं होता तो वापस हमारे पास आ जाना, हम कोर्ट में केस को वापस कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये मीडिएशन में सेटल कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो वापस सेम केस रखते हैं, मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, मान लो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इन्होंने केस फाइल करा कोर्ट में। पहले आप कोर्ट में गए, पहले जनरली ना मीडिएशन में केस जाने से पहले जनरली लोग कोर्ट में जाते हैं। जज बोलता है कि एक काम करो, आप इसे क्या कर लो, मीडिएशन में सेटल कर लो, ताकि तुम्हारा भी टाइम बचेगा और जज का भी बचेगा, क्योंकि पहले इंडिया में जजेस के पास बहुत केसेस हैं, तो अगर बाहर बात निपट जाती है तो बढ़िया है। तो जज आपको क्या बोलता है, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मीडिएशन में केस लेकर नहीं जा सकते, लेकर जा सकते हो, लेकिन स्टिल ज्यादातर लोग पहले कोर्ट में केस फाइल करते हैं, जज ही रेफर कर देता है कि पहले इस केस को अगर बाहर ही सेटल करना है तो कर लो। तो मान लो आपको कोर्ट ने आपके केस को रेफर कर दिया कहां पे, मीडिएशन सेल में, केस को रेफर कर दिया कहां पे, मीडिएशन सेल में। अब होगा पता है क्या, मान लो वहां पे आपको एक मीडिएटर अलॉट होगा, मान लो वहां पे एक मीडिएटर आया जिसका नाम था मिस्टर एक्स। ये कौन है, मीडिएटर। ये क्या करेगा, दोनों पार्टीज को बुलाएगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा, ए को भी बुलाएगा बी को बुलाएगा, ए की प्रॉब्लम भी सुनेगा और बी की प्रॉब्लम भी सुनेगा। दोनों की प्रॉब्लम सुनने के बाद इसका एक ही काम है, पीसफुल सेटलमेंट करवाना। ये क्या करेगा, दोनों पार्टीज को बोलेगा यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप करो, थोड़ा सा वो करेगा, और केस को क्या कर लो, सेटल कर लो। अच्छा बच्चा बोलता सर इसको सेटल कराने का तनख्वाह मिलती है क्या, नहीं नहीं, ये मीडिएटर ज्यादातर लॉयर ही होते हैं,
इनकी भी मीडिएटर बनने के लिए भी इंडिया में क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एक सर्टेन, और आप मीडिएटर बन गए तो इनको ना हर केस सेटल कराने में कमीशन मिलती है कोर्ट से। अच्छा, कोर्ट कमीशन क्यों दे रहे हैं इनको? क्योंकि आप जब नॉर्मली केस फाइल करते हो ना कोर्ट में, तो आपको कोर्ट फीस सबमिट करनी होती है, कोर्ट फीस। तो कोर्ट के पास फीस तो आ ही रही है, तो उसी फीस में से वो कुछ कमीशन किसको देते हैं? हर केस सॉल्व कराने के लिए मीडिएटर को देते हैं। अच्छा, तो ये पीसफुल सेटलमेंट रहता है। इसमें और आर्बिट्रेटर में फर्क क्या है? ये पता है, ये मीडिएटर जस्ट लाइक कैसे काम करते हैं, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। अच्छा, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, दो भाई आपस में लड़ गए या भाई बहन आपस में लड़ गए, तो माँ बाप क्या करते हैं? दोनों को सामने बिठाते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? यार आगे से मत लड़ो, चल भाई तू ये मान ले, तू ये मान ले। दोनों का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करवाया, सेटलमेंट करवा दी। क्या माँ बाप ने कोई जजमेंट पास करी थी? नहीं, बस दोनों को प्यार से बिठाकर केस को खत्म करवा दिया। तो सेम मीडिएटर भी यही करता है। मीडिएटर कभी भी ऑर्डर पास नहीं करता, मीडिएटर को ऑर्डर पास करना अलाउड नहीं है। जैसे आर्बिट्रेटर मीडिएटर को ऑर्डर पास नहीं करता मीडिएटर कभी भी। वो सिर्फ क्या करता है, दोनों पार्टीज को प्यार से बुलाता है और थोड़ा उसकी सुनता थोड़ा उसकी सुनता, दोनों को बोलता है कि भाई एक बात काम करो, दोनों आमने सामने बैठ जाओ और प्यार से अपने केस को सेटल कर लो। अगर सेटल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, सेटल नहीं होगा तो क्या होगा? वो अगर वो सेटल नहीं होगा तो वो केस को वापस कहां रेफर कर देगा? कोर्ट में। फिर वो कोर्ट में केस चलता रहेगा, क्योंकि ओरिजिनली तो आपने केस को कोर्ट में फाइल करा था, तो कोर्ट ने आपको मौका दिया था कि यार एक काम करो, केस को प्यार से सेटल करना है तो मीडिएशन में सेटल कर लो। अगर मीडिएशन में तुम्हारा केस सेटल हो गया, आपस में दोनों पार्टीज अपना समझौता करने को तैयार हो गई, तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आखिरी में होता तो कॉम्प्रोमाइज है केस के अंदर। अगर सिविल केसेस में देखोगे तो जनरली जितने भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड के केस है ना, एडीआर वाले, इन सब में सिविल केसेस ही आते हैं जनरली, क्रिमिनल केस नहीं आते। ये भले आर्बिट्रेशन हो, मीडिएशन हो, कंसिलेशन हो या नेगोशिएशन हो, इनमें से कुछ भी हो, जनरली इन चारों ही केसेस में सिविल केसेस जाते हैं, क्रिमिनल केस नहीं आते। और सिविल केसेस में ज्यादातर आखिरी में क्या होता है? समझौता होता है। सिविल केस ज्यादातर पैसे के कंपनसेशन लेने के लिए किए जाते हैं। हमने लेने 50,000 रुपए, सामने वाला दे रहा है 25,000 रुपए, तो आपस में समझौता हो गया, चलो यार एक काम करो 30,000 में डन करो या 35,000 में डन करो, तो आखिरी में होता तो समझौता ही है, तो इतना टाइम तक कोर्ट में खींचने की क्या जरूरत है? तो इसलिए इस केस में भी क्या होगा, तो यहाँ पे मीडिएटर क्या करेगा, यहाँ पे आप दोनों की पीसफुल सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वो ऑर्डर पास नहीं करेगा, तुमसे प्यार से बोलेगा क्या, और तुम्हारे से एक कागज पे साइन करवा लेगा दोनों से कि भाई देखो ये राइट डिसाइड हो रहे हैं, तुम पहले इतना मांग रहे थे, तुम इतना मांग रहे थे। दोनों की बात में सुलह करवाई, सुलह कराने के बाद सेटलमेंट करवाने के बाद पॉइंट नोट डाउन करवा दिए कि भाई अब इतने में डील डन कर लो, और वो पॉइंट्स को कागज पे लिखवाकर दोनों से साइन करवा लिए। इसका मतलब उसने कोई ऑर्डर पास नहीं करा, दोनों के ही पॉइंट्स को जो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटलमेंट करी थी उसके अकॉर्डिंग उसने कागज पे साइन करवा ली दोनों से। तो इसका मतलब उसने ऑर्डर खुद पास नहीं करा, उनकी पॉइंट्स को नोट करवा के दोनों की सुलह करवा ली कि भाई हाँ तू इस चीज के लिए मान जा, तो इस चीज के लिए मान जा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तू कर ले, थोड़ा वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड आर्बिट्रेशन में क्या हो रहा था? आर्बिट्रेशन में तो दोनों की बात सुनने के बाद किसी एक के फेवर में जजमेंट पास कर रहा था कि बेटा तू एक को ये करना पड़ेगा और तू इसको ये पैसे इतने देगा ही देगा। वहां तो ऐसे बात हो रही थी, यहां तो क्या हो रहा था, यहां ऑर्डर पास नहीं हो रहा किसी के भी अगेंस्ट, यहां पे दोनों को बिठाकर प्यार से सेटलमेंट करवाई जा रही है कि भाई तुम लोग मान जाओ प्यार से तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई कोर्ट में जाएगा, वो तुम्हारा सालों साल चलता रहेगा, फिर जो जज डिसाइड करेगा वो करेगा। फिर जज तो आपको पता है किसी एक के फेवर में देता है। यहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा तेरी सुन लेंगे, थोड़ी सी उसकी सुन लेंगे, दोनों की बातें पॉइंट नोट डाउन करवाकर लिखवा दी जाएंगी, सेटलमेंट करवा दी जाएगी प्यार से। तो आई होप आपको आर्बिट्रेशन मीडिएशन में फर्क समझ आ गया होगा। तो मीडिएटर कभी भी जजमेंट नहीं देता, सिर्फ पीसफुल सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। अगर सेटलमेंट हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो केस को वापस कहां रेफर कर देगा? कोर्ट के अंदर। और मीडिएशन सेल भी कहां बने होते हैं इंडिया के अंदर? कोर्ट में ही बने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ही बने होते हैं। और आर्बिट्रेटर में क्या होता है कि आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी की सुनने के बाद आर्बिट्रेशन सेल में केस जाता है, और वहां पे क्या होता है कि वहां पे वो सेटलमेंट तो करवाता है लेकिन वो ऑर्डर पास करता है सीधा किसी एक के फेवर में, है ना। और यहां पे जब ऑर्डर पास ही नहीं हो रहा तो अपील का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आप मीडिएटर की बात मान गए और आपने साइन कर दिया तो बात खत्म। अगर आपने मीडिएटर की बात नहीं माने तो केस ऑटोमेटिक कहां रेफर हो जाएगा? कोर्ट में रेफर हो जाएगा। और वहां तो क्या है कि वहां पे तो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, दोनों की सुनने के बाद, फैक्ट्स एविडेंस सुनने के बाद किसी एक के फेवर में क्या कर देगा? जजमेंट पास कर देगा। यहां किसी एक को नहीं सुना आ रहा। अच्छा, ऐसे आर्बिट्रेटर में भी फैक्ट्स तो दोनों के रखवाए जाएंगे, जैसे नॉर्मल कोर्ट में भी बातें दोनों की रखवाई जाती है, मेरी भी रखवाई जाएंगी, सामने वाले की भी रखवाई जाएंगी, लेकिन किसी एक के फेवर में ऑर्डर पास होगा ना। अगर एक के फेवर में आप जज मान लो, जैसे मैं भी हूं, मैं सेलर हूं, वो बायर है, सुनी दोनों की जाएंगी, लेकिन जज को जो सही लगेगा वो किसी एक के फेवर में ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता मीडिएशन में, यहां सुनी दोनों की जाएंगी, लेकिन कुछ इसकी बातें भी रखवा दी जाएंगी, कुछ उसकी भी रखवा दी जाएंगी, दोनों की बातें कॉमन पॉइंट रखवाकर साइन करवा दी जाएंगी, चलो केस को सेटल करो, कोर्ट में नहीं जा रहे, वापस केस को खत्म करो यहीं पे। तो दिस इज मीडिएशन। तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन फर्क क्या? आर्बिट्रेटर ऑर्डर पास करता है किसी एक के फेवर में, मीडिएटर ऑर्डर पास नहीं करता, दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाकर वहीं पे पॉइंट नोट डाउन करवा के दोनों के साइन करवा लेता है, बात को खत्म करवा देता है। सेटल हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो वो केस को वापस कहां रेफर कर देगा? कोर्ट में। तो हमारा पहला मेथड खत्म हो गया मीडिएशन, दूसरा मेथड खत्म हो गया, पहला आर्बिट्रेशन, दूसरा मीडिएशन, तीसरा आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना। यहां पे जनरली क्या होता है, नेगोशिएशन में क्या होता है, जनरली तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है। मान लो मैं सेलर हूं, दूसरा बायर है, दोनों आपस में आमने सामने बैठ गए,
डिस्प्यूट हुआ, दोनों ने कहा चल एक काम कर यार, फोन पे बात हो रही, सामने यहां मिलके बात करते। तो यहां हमने किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करा, खुद ही बैठ के आपस में इनफॉर्मल तरीके से सेटलमेंट कर ली। यार तू बता तू क्या कह रहा है, अच्छा तू ये कह रहा है, चल ले ले चल। मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, सामने वाला कह रहा है कि यार एक काम कर, मैं तो तेरे को 15 दूंगा। अब वहां पे मैंने सामने वाले को बोला एक काम कर, बैठ के मीटिंग कर लेते। कोर्ट तक बात गई नहीं, उसको बुलवा लिया अपने पास ही। यार क्या तू 20 मांग रहा है, मैं 15 दे तो रहा हूं, चल यार एक काम कर 17 में डील डन कर। मान गया वो भी, आपस में ही बैठ के केस को खुद ही खत्म कर लिया। दैट इज नेगोशिएशन, दैट इज नेगोशिएशन, है ना। अच्छा ये ज्यादातर कहां होता है, कहते नहीं कई बार को तुमने पुलिस में देखा होगा पिक्चरों में कि आपको केस कोर्ट में चलवाना है या बाहर बैठ के अपने आप समझौता कर लो, खुद ही समझौता कर लो, आपस में लड़े मरे हो तो। दैट इज नेगोशिएशन। कई बार होता है दो भाई आपस में लड़ गए, रात को खुद ही मान गए, किसी को मनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपस में खुद ही प्यार मोहब्बत से जो बातें थी गिला शिकवे दूर कर लिए। दैट इज नेगोशिएशन। चौथा आता है कंसिलेशन। अच्छा कंसिलेशन में और मीडिएशन सिमिलर ही है। अब इसमें क्या होता है, कंसिलेशन चौथा मेथड, नेगोशिएशन तो बहुत सिंपल है, जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ उन्होंने खुद सेटल कर लिया। अब आता है चौथा मेथड कंसिलेशन। ये कंसिलेशन क्या है, इसके लिए इंडिया में कोई कंसिलेशन सेल अलग से नहीं बने होते। कंसिलेशन में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है कंसिलेटर। कंसिलेटर। अच्छा ही कैन बी एनीवन, ये कोई इस जैसे इंडिया में आर्बिट्रेटर बनने के लिए आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए, एक क्राइटेरिया होता है। इंडिया में आपको मीडिएटर बनना है, मीडिएशन सेल में बैठना है, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर होते हैं, उसके लिए भी एक प्रॉपर मीडिएशन में बैठने के लिए, प्रॉपर मीडिएटर बनने के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप पे एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप मीडिएटर बन सकते हो। तो इंडिया में मीडिएटर और आर्बिट्रेटर बनने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन इंडिया में कंसिलेटर के लिए बनने के लिए नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इंडिया में कंसिलेटर कोई भी हो सकता है, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कंसिलेटर कैन बी, ही कैन बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो बंदे हैं, एक गांव के हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। कोर्ट के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बुजुर्ग इंसान है जिसकी सब सुनते हैं, उसने दोनों बंदों को बुलाया, बुजुर्ग ने आपस में दोनों को बिठाया और बिठाने के बाद सेटलमेंट करवा दी, बिठाने के बाद सेटलमेंट करवा दी दोनों पार्टीज की। दैट इज कंसिलेटर। अच्छा वो जो जैसे गांव में पंचायत होती है वो भी कंसिलेटर के अंदर ही आती है। गांव में जो पंचायत का प्रोसेस होता है ना, वो भी इसी में ही आता है। वहां पे भी क्या होता है, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, सेटलमेंट करवाते हैं। लेकिन पंचायत के अंदर जो मुखिया होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन के बेस पे जीत गए, लेकिन उनको मुखिया बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी होती है। इलेक्शन होते हैं, वो जीत गए, बात खत्म हो गई, उसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। और वो लोग जो मुखिया मुखिया बन गए, जिसको मुखिया चुना गया, वही आपके केस को सेटल करवा रहे हैं पंचायत के अंदर। ऐसा ही होता है ना। तो कंसिलेटर कोई भी हो सकता है, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो कोई बड़ा बंदा जिसने दोनों पार्टी को आमने सामने बुलाया और सुनने के बाद केस को सेटल करवा दिया। अच्छा इसने केस को सेटल करवाया, जजमेंट ये भी पास नहीं करता, जजमेंट ये भी पास नहीं करता, केस को सेटल करवा दिया। पंचायत के अंदर जनरली जजमेंट पास होती है, इसीलिए पंचायत को मैं एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा था। इसलिए पंचायत को ना बहुत बार अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे लोग पंचायत को कंसिलेशन में गिनते नहीं है। बहुत सारे लोग कंसिलेशन में सिर्फ क्या गिनते हैं कि भाई दो पार्टी थी, आपस में बुलवाया, बुलवाने के बाद सेटलमेंट करवा दी और सुलह करवा दी। तो बच्चा बोलता है कि सर फिर कंसिलेशन मीडिएशन तो एक ही है, तो कंसिलेटर में भी कोई जजमेंट पास नहीं हो रही और मीडिएशन में भी कोई जजमेंट पास नहीं हो रही, तो कंसिलेशन मीडिएशन में क्या फर्क है। देखो आर्बिट्रेटर तो बहुत सिंपल है कि आर्बिट्रेटर जो भी बंदा होगा वो डिसीजन देगा, ऑर्डर पास करेगा। नेगोशिएशन में तो तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करा ही नहीं, दो लड़ रहे थे आपस में सेटल कर लिया। लेकिन कंसिलेशन मीडिएशन में कहां डिफरेंस आ रहा है, मीडिएशन के अंदर जिन दो बंदों के बीच में लड़ाई हुई थी वो केस मीडिएशन सेल में गया, मीडिएटर ने दोनों की सुनी, उसके बाद सेटलमेंट करवाकर कागजों पे लिखवा दिया। अगर और वो प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस से हुआ, मीडिएटर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन थी, मीडिएशन सेल भी इंडिया में प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, और केस अगर सेटल हो गया दोनों पार्टीज की बात सुनकर, पॉइंट्स नोट डाउन करवा, दोनों साइन करवा ली, बात खत्म। नहीं सेटल हुआ तो केस कहां जाएगा, वापस कोर्ट में जाएगा। लेकिन कंसिलेशन में क्या होता है कि केस कोर्ट में नहीं जाएगा। कंसिलेशन में क्या हो रहा है कि वहां पे प्रॉपर कोई फॉर्मल प्रोसेस भी नहीं है, ना कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए। गांव का कोई बड़ा बंदा है, उसने केस में दोनों को बुलाया, दोनों को बैठ के दोनों की बातें सुनने के बाद सुलह करवा दी, चलो यार लड़ो मत, बात को खत्म करो, मिट्टी डालो, ऐसा होता है ना। तो दैट इज कंसिलेशन। तो कंसिलेशन मीडिएशन है सिमिलर ही, दोनों में सामने वाला बंदा, दोनों ही केस में दोनों का काम एक ही है, पीसफुल सेटलमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है कि प्यार से समझौता हो जाए। बस फर्क क्या है कि मीडिएशन एक फॉर्मल प्रोसेस है और जो बंदा मीडिएटर होता है वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाला बंदा होता है। कंसिलेटर जो एक बंदा, ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। कंसिलेशन क्या है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है
और यहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो और तुमसे कोई सीधी सी भाषा में मीडिएशन और कंसिलिएशन वगैरह पूछे तो मीडिएशन एक फॉर्मल प्रोसेस है, कंसिलिएशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। यहां पे कोई सेटल करवाने के लिए दोनों पार्टीज को, कोई बंदा जो सेटल करवा रहा है कंसिलेटर, वो कोई प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उस पर एक सर्टेन क्वालिफिकेशन कोई चक्कर नहीं है, प्रॉपर कोई मीडिएशन कंसिलिएशन सेल नहीं बने हुए, गली मोहल्ले को कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई बड़ा समझदार इंसान है, उसने सेटल करवा दिया, बात खत्म हो गई। तो यहां पे भी जजमेंट पास नहीं हो रही है, ऑर्डर पास नहीं हो रहा, बस दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाई जा रही है। मीडिएशन में भी ये हो रहा था और सेटलमेंट कराई जा रही, कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा था। ऑर्डर सिर्फ कहां पास हो रहा था? आर्बिट्रेशन में। यहां पे भी कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा था, बस वो थोड़ा फॉर्मल प्रोसेस था, प्रॉपर कोर्ट के रास्ते से, कोर्ट के अंदर ही मीडिएशन सेल बने हुआ था, उस तरीके से होता था। और जो मीडिएटर होता था वो क्वालिफिकेशन उसकी प्रॉपर एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होती थी। यहाँ पे ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसने सेटल करवा दिया और नेगोशिएशन में दोनों पार्टी से खुद ही आपस में बैठ के बातचीत करके केस को सेटल कर लिया। तो ये थे आपके चारों मेथड। तो इसका मतलब, और ये ज्यादातर सारे मेथड में कौन से केसेस जाते हैं? सिविल केसेस जाते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं जाते। अब इनके बारे में हम बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो पहले नॉर्मली अगर इंडिया में जाना है तो कोर्ट में, और अगर आप कोर्ट से सेटिस्फाइड, अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो टाइम लेता ज्यादा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, रेजो। और अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो आप एडीआर मेथड से अपने केस को सॉल्व करवा सकते हो। और इन चारों ही केसेस में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप चले जाओ बाद में कोर्ट कचहरी में धक्के खाओ। ठीक है, तो ये था एडीआर का सिस्टम, कैसे वर्क करता है आपको समझ आ गया। अब हम इसको बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को। देखते हैं क्या है।